और अब वीकेंड स्पेशल शो की शुरुआत करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन से आई एक ऐसी खबर से जो है तो ग्लोबल, लेकिन उसकी चर्चा लोकल स्तर पर भी अब जमकर हो रही है। असल में रूस ने यूक्रेन पर संगीन आरोप लगाए हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब का प्रयोग कर सकता है। क्या 2.5 साल से चल रहे इस युद्ध में वाकई ये नौबत आ चुकी है, या पश्चिम को दहलाने के लिए ये रूस का कोई एटमी ब्लफ है? नेटो देश रूस के इस आरोप को डिकोड करने में कैसे जुट गए हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या रूस यूक्रेन जंग में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दुनिया एटमी विनाश के मुहाने पर खड़ी है? ये सवाल क्यों उठे, इसे यूक्रेन पर लगाए गए रूस के गंभीर आरोप से समझिए। ये रूस के रक्षा विशेषज्ञ रोस्तिस्लाव इस्चेंको हैं। क्रेमलिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनका दावा है कि यूक्रेन डर्टी बम से हमला कर सकता है। अपने ही इलाके पर वो अमेरिकी टैक्टिकल वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करके वो रूस पर हमले का आरोप मढ़ सकता है। इस बहाने यूक्रेन न्यूक्लियर वॉर भड़का सकता है। रूस की न्यूज एजेंसी तास के हवाले से भी कुछ ऐसा ही दावा है कि यूक्रेन रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना सकता है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर भी हमला कर सकता है और रूस पर सेल्फ शेलिंग का आरोप लगा सकता है। तास का यहां तक दावा है कि दोनों ही न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए नीप्रो रीजन में स्पेशल वॉरहेड पहुंचाए जा चुके हैं। इसके बाद दोनों जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूसी न्यूक्लियर आर्म फोर्स हाई अलर्ट पर है। रूस के इस गंभीर आरोप पर यूक्रेन की ओर से जवाब दिया गया है। यूक्रेन ने इसे रूस का झूठा प्रचार बताया है। पलटवार में यूक्रेन का जवाब है कि ऐसे आरोप लगाकर रूस कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। यूक्रेन आखिर किस साजिश की ओर इशारा कर रहा है, यह बताने से पहले आपको डर्टी बम के बारे में जानकारी दे देते हैं। आखिर क्या होता है डर्टी बम? डर्टी बम को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। परमाणु हथियारों की तुलना में डर्टी बम बहुत कम समय में ही तैयार किया जा सकता है और इसे बनाना बहुत किफायती होता है। ये एक ऐसा बम है जिसमें पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा रेडियो एक्टिव पदार्थ भी मिले होते हैं। पारंपरिक विस्फोटक के धमाके के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ वातावरण में फैल जाते हैं और रेडिएशन से तबाही लाते हैं। डर्टी बम के विस्फोट के बाद पूरा इलाका हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ सकता है। ऐसे में सोचकर देखिए कि रूस यूक्रेन जंग में इसका इस्तेमाल कितना घातक हो सकता है।
लेकिन सवाल है कि रूस यूक्रेन पर ऐसे बम के इस्तेमाल करने के आरोप क्यों लगा रहा है। तो इस आरोप को समझने के लिए इतिहास में झांकना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध, वो खौफनाक पल जब एक वक्त हिटलर की नाजी सेना सोवियत यूनियन के काफी अंदर तक घुस गई थी। हिटलर के आदेश पर ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया गया था। 30 लाख जर्मन सैनिकों ने धावा बोला था, कीव पर कब्जा किया था, मॉस्को पर चढ़ाई की योजना थी। यह पहली बार था जब किसी दूसरे देश की सेना का यहां आक्रमण हुआ था। हिटलर की फौज को शुरू में बढ़त मिलने के बाद अंत में सोवियत की सेना से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस समय यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था, लेकिन अब रूस से चल रहे 2.5 साल के युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर हमला बोला है। रूस के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से आंकड़े बताते हैं कि रूसी इलाके कुर्स्क के 82 गांव और कस्बों पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सुद्दा शहर पर नियंत्रण पा लिया है। यूक्रेनी सेना हर रोज रूसी जमीन पर 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसकी दूरी करीब 84 किलोमीटर है। सुद्दा से रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन हंगरी और स्लोवाकिया तक जाती है। यूक्रेन ने इस पर कब्जा करके गैस सप्लाई बंद कर दी है। यूक्रेन का तो यहां तक दावा है कि उसकी फोर्स ने रूस के 4 प्रांतों में जंग छेड़ दी है। रूस को कुर्स्क के साथ साथ 3 और प्रांत खाली करने पड़ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। वहीं रूस का आरोप है कि यूक्रेन पश्चिमी हथियारों के दम पर कुर्स्क पर हमले कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी हार से रूस की दुनिया में किरकिरी हो रही है। शायद इसीलिए रूस में अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। कुछ ऐसा जो डर्टी बम के आरोप लगाने से शुरू हुआ है और शायद परमाणु विनाश लाने के अंजाम तक भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मॉस्को और कीव के बीच मौजूदा समय में कुर्स्क वॉर का एपिसेंटर बना हुआ है और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार पश्चिम के हथियारों से हमले कर रही है। रूस का आरोप है कि उसके पुल और रिहायशी इलाकों को पश्चिम के रॉकेट और मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा है। पुलों पर हो रही बमबारी युद्ध क्षेत्र में और ज्यादा खौफनाक मंजर सामने रख रही है। इस बीच लोगों को रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा कुर्स्क में जेलेंस्की ब्रिगेड ने रोबोट डॉग्स का भी इस्तेमाल किया है और जिनकी मदद से रूसी सेना को काफी पीछे खदेड़ दिया गया। कुर्स्क में दिख रही बाइडेन जेलेंस्की की केमिस्ट्री ने अब पुतिन के क्रोध को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पुतिन ने कुर्स्क का प्रतिशोध लेना कैसे शुरू कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के कुर्स्क शहर में प्रचंड युद्ध जारी है। यहां चारों तरफ बारूद ही बारूद बरस रहा है। कुर्स्क में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच सबसे भयंकर युद्ध चल रहा है।
कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड की बमबारी पुलों पर नहीं बल्कि पुतिन के अभिमान पर प्रचंड प्रहार है। यूक्रेनी आर्मी यहां लगातार पुलों को टारगेट कर रही है। यूक्रेन ने कुर्स्क के ग्लश्कोविस्क क्षेत्र में सीएम नदी पर बने पुल को एरियल स्ट्राइक कर पल भर में तबाह कर दिया। पुल पर यूक्रेन के हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा बीते 72 घंटों में यूक्रेन कुर्स्क इलाके में रूस के 2 पुलों को नष्ट कर चुका है। यह वीडियो कुर्स्क के ज़्वानोई क्षेत्र का है, जहां यूक्रेन ने रूस के एक और पुल को स्ट्राइक कर धुआं कर दिया। हमले के बाद पुल से उठता धुएं का ऊंचा गुबार साफ देखा जा सकता है। इस बीच रूस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि यूक्रेन पश्चिम से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल कर कुर्स्क को दहला रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेनी फौज ने अमेरिका से मिले रॉकेट्स की मदद से सीएम नदी पर बने पुल को नेस्त नाबूद कर दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव ने कहा, पहली बार यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाइमार्स का इस्तेमाल करके कुर्स्क को टारगेट किया गया है। हमले में पुल भी पूरी तरह तबाह हो गया और 2 वॉलंटियर्स भी मारे गए। ये वॉलंटियर्स पुल का इस्तेमाल कर लोगों को सुरक्षित निकाल रहे थे। रूस का यह भी कहना है कि पुल के बर्बाद होने के बाद इलाके से आम लोगों को निकालना मुश्किल होगा। ऐसे में वो क्षेत्र में हो रही हमलों की चपेट में आ सकते हैं और उनके जान को खतरा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार यूक्रेन होगा। यूक्रेन ने कुर्स्क में घुसपैठ तब की है जब कुछ दिन पहले अमेरिका समेत कई नेटो देशों ने ज़ेलेंस्की को रूस के अंदर घुसकर हमले की मंजूरी दी। इसके बाद ही ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने कुर्स्क पर फोकस किया और कुर्स्क में अंदर घुसकर रूस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यूक्रेन विशेष रणनीति के तहत कुर्स्क के पुलों पर अटैक कर रहा है। ऐसे रूसी फौज के लिए मूवमेंट करना मुश्किल हो गया है। साथ ही सैनिकों को वेपन सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। कुर्स्क में जारी कोहराम के बीच वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर की मध्यस्थता पर रूस यूक्रेन के बीच दोहा में युद्ध विराम की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कुर्स्क पर यूक्रेन के सरप्राइज अटैक ने इस संभावना को पूरी तरह से डीरेल कर दिया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि रूस और यूक्रेन दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि एक दूसरे की तरफ से एनर्जी ग्रिड्स को टारगेट न किया जाए, क्योंकि इससे दोनों देशों के लोगों को मुश्किल हो रही थी। साथ ही आर्थिक उथल-पुथल मची हुई थी। कतर की पहल पर दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठने को राजी हुए थे। हालांकि इन्हीं चर्चाओं के बीच ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में घुसपैठ शुरू कर दी। यहां रूस की जमीन पर कब्जा करने के दावे किए और रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद युद्ध विराम का मसला काफी पीछे छूट गया। इसके बाद पुतिन ने ऐलान किया कि वो भविष्य में अब किसी वार्ता के लिए राजी नहीं होंगे। यूक्रेन ने वार्ता वाली सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि रूस जैसे सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाले देश को यूक्रेन जैसे छोटे देश ने कैसे सरप्राइज अटैक कर बैकफुट पर ला दिया। तो इसकी वजह ये हथियार हैं। चार पैरों वाला यूक्रेन का ये वो हथियार है जिसने पुतिन से लेकर रशियन आर्मी की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है।
पिछले 2 साल से जो काम नेटो से मिले हथियार नहीं कर सके, वो इस 4 पैरों वाले छोटे लेकिन खतरनाक हथियार ने करके दिखा दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर किसी देश ने रूस में घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा किया है, तो इसके पीछे इन रोबो डॉग्स का हाथ है। इसमें जान का जोखिम नहीं है, लेकिन जिस तेजी से ये रोबो डॉग्स मूवमेंट करते हैं, उससे रूसी फौज में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन की फौज रूस से लगने वाले बॉर्डर्स पर ब्रिटिश फर्म ब्रिज अलायंस के बनाए गए BAD.2 मॉडल के रोबो डॉग्स का इस्तेमाल कर रही है। BAD.2 रोबोट डॉग कॉम्पैक्ट ग्राउंड ड्रोन है। इनमें हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरे लगे हैं। इन्हें टोही अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। ये बिना जोखिम के दुश्मन की निगरानी कर सकते हैं। इन रोबोट डॉग्स की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये घनी झाड़ियों और दुर्गम जगहों तक आसानी से जा सकते हैं। इनकी कीमत 3,70,000 रुपए से लेकर 7,40,000 रुपए तक होती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी सेना से बचने के लिए यूक्रेनी फौज ने इन रोबो डॉग्स पर एंटी थर्मल इमेजिंग कवर लगा रखा है। इससे रूसी फौज के रडार में नहीं आ पाते। ये रोबो डॉग्स बिना किसी आवाज के चुपचाप अपने मिशन को अंजाम देते हैं। और कहा जा रहा है कि यूक्रेनी फौज के 30 से ज्यादा रोबो डॉग्स रूस से लगने वाले बॉर्डर्स पर अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। और पहली बार ये रोबो डॉग्स यूक्रेन के लिए युद्ध में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। हालांकि कुर्स्क में यूक्रेन के हमलों के बीच पुतिन की खामोशी दुनिया को हैरान कर रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि रूस की कमजोरी नहीं है, बल्कि कुर्स्क के क्रोध में पुतिन प्रतिशोध का नया प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान का अंजाम यूक्रेन का महाविनाश और महायुद्ध का आरंभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारतीय सेना ने 400 नई अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें खरीदने के लिए टेंडर निकाला है। भारतीय नौसेना ने भी तुरंत 2 नई परमाणु पनडुब्बियां खरीदने की अनुमति मांगी है। नए शस्त्रों की खरीद कैसे भारतीय सेनाओं को अजय और आधुनिक बना देगी और कैसे सेना के ये दोनों टेंडर मेक इन इंडिया मुहिम के लिए वरदान साबित होंगे, इस रिपोर्ट से समझिए। एक 155 mm धनुष होवित्जर, K9 वज्र T ऑटोमेटिक होवित्जर, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, इनमें से हर एक धमाका 155 mm कैलिबर की तोप का है। भारतीय सेना के तोपखाने में ऐसी एडवांस होवित्जर आर्टिलरी के अलावा 105 mm और 130 mm कैलिबर की भी तोप है। लेकिन अब पुरानी तोपों को फेज आउट करने की तैयारी हो रही है। ज्यादा कैलिबर मतलब ज्यादा घातक गन। इसलिए कम कैलिबर वाली पुरानी तोपों को 155 mm वाली कैलिबर की अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी से बदला जाना है। भारतीय सेना का लक्ष्य है कि साल 2040 तक सभी तोपों को 155 mm कैलिबर की करना है। इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया है। सेना ने भारतीय कंपनियों से 400 होवित्जर तोपें खरीदने के लिए एक बड़ा टेंडर जारी किया है। यह टेंडर 6,500 करोड़ रुपए का है। भारतीय सेना 155 mm कैलिबर वाली ऐसी एडवांस आर्टिलरी खरीद रही है जो वजन में हल्की हो।
जिन्हें एलएसी से लेकर एलओसी तक, रेगिस्तान की रेत से लेकर हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों तक कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सके। जो किसी भी मौसम में, दिन या रात, कभी भी आसानी से इस्तेमाल की जा सके। जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम हो और जब उनकी गर्ज ना हो तो दुश्मन दहल जाए। लेकिन सेना ने 155 mm कैलिबर वाली जेन 400 अल्ट्रा लाइट होवित्जर के लिए टेंडर जारी किया है। उसकी पहली शर्त है मेक इन इंडिया। नया टेंडर इंडियन डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड होवित्जर तोपों के लिए है, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित होंगी। यानी भारतीय सेना उन्हीं आधुनिक और अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को खरीदेगी जो भारत में ही बनी है। लेकिन 6,500 करोड़ रुपए में 400 एडवांस अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी तोपों की ही खरीद नहीं होनी है। आर्टिलरी के साथ उनके टोइंग वाहन भी खरीदे जाएंगे। ये तोपें इतनी हल्की होंगी कि इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से हाई एल्टीट्यूड इलाके में पहुंचाया जा सकेगा। इससे पहले भारत ने अमेरिका के साथ 145 अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 गन का करार किया था। ये सभी तोपें भारतीय सेना को मिल चुकी हैं और इनकी तैनाती लद्दाख के साथ साथ ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी के पास की गई है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर से किसी भी मौसम में 24 से 40 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की धज्जियां उड़ाई जा सकती है। इसलिए नई तोपों को वहां तैनात किया जाना है जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों पर घातक हमला किया जा सके। 400 नई अल्ट्रा लाइट तोपों को -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम करने लायक बनाने के लिए विंटर किट से लैस किया जाएगा। खास तरह की बैटरी और ल्यूब्रिकेंट्स होंगे जिन पर हिमालय की भयंकर ठंड का भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन लक्ष्य सिर्फ भारत की आर्टिलरी पावर बढ़ाने का नहीं है। नया भारत समंदर में चीन की विस्तारवादी साजिश को नेस्त नाबूद करने की तेजी से तैयारी कर रहा है और समंदर में सबमरीन शक्ति को बढ़ाने वाली बड़ी खबर भी आ गई है। भारतीय नौसेना ने 2 नई परमाणु पनडुब्बियां हासिल करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। भारतीय नौसेना के पास पहले ही आईएनएस अरिहंत जैसी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। भारतीय न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होने वाली और परमाणु हथियारों से लैस दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात भी तैनाती के लिए बिल्कुल तैयार है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में अभेद्य रक्षा कवच बनाती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से चलने की वजह से इन्हें ईंधन के लिए कभी किनारे तक आने की जरूरत नहीं होती। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के अलावा हम रूस से तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी लीज पर लेने जा रहे हैं। लेकिन 3 महासागरों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना को और न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। इसलिए नौसेना ने 2 और न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान कैसे हो गया है तबाह, पूरी तरह हो चुका है बर्बाद। फतेहाल जिन्ना लैंड की पूरी लुटिया डूब गई है, लेकिन उसकी शेखी बगाड़ने की आदत नहीं जा रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को चैलेंज करते हुए शेखी बघारी और अपनी सेना का ऐसा महिमा मंडन शुरू किया मानो पाकिस्तानी सेना की कायरता के सब कलंक धुल गए हों। अब पाकिस्तान कह रहा है कि अगले कुछ सालों में उसकी ताकत भारत से भी बढ़ जाएगी। आप हैरान मत होइए,
मुंगेरी लाल की तरह ये हसीन सपने पाकिस्तान अपने जिगरी चीन के भ्रम में आकर देख रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। घर में नहीं ताने, पाकिस्तान चला भारत से टकराने। भारत को चुनौती देने की हेकड़ी आखिर 4-4 जंग हार चुके पाकिस्तान के दिमाग में कहां से आई? तो चलिए आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। आखिर पाकिस्तान ने यह नया शिगुफा क्यों छोड़ा है? दरअसल जैसे ही खबर आई कि भारत रूस से Su-57 खरीद सकता है, तो हवाबाज पाकिस्तान ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में यह शिगुफा छोड़ दिया कि वो चीन की ताकत के दम पर भारत से मुकाबला करने जा रहा है और चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-31 को खरीदकर वो भारत को पीछे छोड़ देगा। ऐसे सपने पाकिस्तान ने पहले भी कई बार देखे और सैकड़ों बार ऐसी शिगुफेबाजी भी करता रहा है। लेकिन ड्रैगन के दम पर उछलने वाली पाकिस्तानी सेना को बार बार भारत से मात खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चीन के साथ पाकिस्तान के डील को इस तरह बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है जैसे पाकिस्तानी सेना ने जंग की बड़ी तैयारी कर रखी हो। मगर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर इतनी सी है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-31 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान चीन से कितने J-31 लड़ाकू विमान खरीदेगा, इसकी कोई संख्या अभी तक सामने नहीं आई है। J-31 यानी FC-31 को अभी चीन के एयरफोर्स में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये चीन की नेवी में शामिल है। भारत का कट्टर विरोधी चीन उन देशों में शामिल है जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण कर रहे हैं। चीन की तरफ से दावा तो यहां तक किया जाता है कि उसके पास करीब 205वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। इसके साथ ही चीन के पास सीमित संख्या में J-31 फाइटर जेट भी है। J-31 की तुलना अमेरिका के F-35 से की जाती है। लेकिन भारत की तरफ से रूस के जिस Su-57 लड़ाकू विमान को खरीदे जाने की योजना से घबराकर पाकिस्तान ने चीन के साथ डील की है। वो रूस का Su-57 2 इंजन वाला स्टेल्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। Su-57 रूसी सेना में शामिल होने वाला पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। चीन के J-31 का मुकाबला करने में रूस के Su-57 को सक्षम माना जाता है। सतह और हवा दोनों जगह मार करने में सक्षम इस विमान में कई सुधार किए गए हैं। इसमें AL-51 स्टेज 2 इंजन शामिल है जो सुपर क्रूज की सुविधा देते हैं। स्टेज 2 इंजन फाइटर के स्टेल्थ को बढ़ाता है। पाकिस्तान रूस के Su-57 की इन्हीं खूबियों और ताकत को देखकर इस बात से घबराया हुआ है, अगर ये भारत को मिला तो दुनिया में एयरफोर्स की ताकत के मामले में चौथे स्थान पर अडिग भारत की ताकत और अजेय हो जाएगी। पाकिस्तान की सेना का डर इस तरह हावी हो गया है कि वो पाकिस्तानी मीडिया के जरिए ये शिगुफा छोड़ रहा है कि चीन से मिलने वाले फाइटर जेट J-31 के दम पर पाकिस्तान अगले 15 सालों में भारत के मुकाबले ताकतवर हो जाएगा। इस साल की शुरुआत में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान चीन के J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदेगा। भारत के साथ होड़ दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान ये भी भूल गया कि वो कंगाल हो चुका है, उसके पास अपना कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में वो भारत से टकराने के लिए चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को क्या खाकर और क्या बेचकर खरीदेगा। इस होड़ में पाकिस्तान ये भी भूल गया कि इसकी एयरफोर्स दुनिया की रैंकिंग में बहुत नीचे है। भारत और पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत को देखें तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। भारतीय वायुसेना में शामिल लड़ाकू विमानों की संख्या 900 से ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 400 लड़ाकू विमान हैं। भारत के पास राफेल से लेकर MiG-29, MiG-27, Su-30 और जगुआर जैसे फाइटर जेट हैं।
जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास अमेरिका में बने F-16 फाइटर फैल्कन विमान हैं। इसके अलावा उसके पास MiG-21 और MiG-19 लड़ाकू विमान भी हैं। जहां तक भारत के पास 5वीं पीढ़ी के अपने लड़ाकू विमानों का सवाल है, तो आपको बता दें, भारत अपना 5वीं पीढ़ी का विमान बना रहा है, लेकिन उसकी उड़ान भरने की संभावना इस दशक के अंत तक है। साल 2035 तक भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेगा। तब तक चीन के पास करीब 1000 J-20 लड़ाकू विमान हो सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन से अंतर कम करने के लिए भारत को स्टेल्थ विमान रूस से खरीदने पड़ सकते हैं। फिलहाल केवल रूस, चीन और अमेरिका के पास ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की। यहां से एक बड़ी खबर है, और ये खबर किम जोंग की मिसाइल चाहत से जुड़ी नहीं है, विदेशी पर्यटकों पर लिए गए एक फैसले से जुड़ी खबर है। और इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हम आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले एक दिलचस्प सवाल। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप प्योंगयांग जाना चाहेंगे? अब हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखते वक्त इस सवाल का जवाब जरूर सोचिएगा। किम जोंग उन का देश उत्तर कोरिया सबसे रहस्यमय, सबसे दिलचस्प भी। दुनिया भर के लोगों के मन में उत्तर कोरिया को लेकर हमेशा से कुछ सवाल रहे हैं। 준공식에 참가했습니다. 나갈 화폭이 펼쳐진 준공식장에 जैसे कि वहां के लोग किस हाल में रहते हैं, उनका जीवन बसर कैसे होता है, क्या उन्हें दूसरे लोकतांत्रिक देशों की तरह खुली हवा में सांस लेने की आजादी है, या फिर किम जोंग उन के राज में वहां की सेना अपनी ही जनता पर जुल्म ढाती है। सच क्या है? अब इन सवालों का जवाब दुनिया को मिल सकता है, वो भी पर्यटन के जरिए। असल में किम जोंग ने फैसला लिया है कि वो विदेशी पर्यटकों के लिए उत्तर कोरिया की सीमा को खोलेंगे। इसकी जानकारी टूर ऑपरेटर्स के जरिए दी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक टूर कंपनियों ने बताया है कि उत्तर कोरिया दिसंबर में अपने उत्तर पूर्वी शहर समजियोन में इंटरनेशनल टूरिज्म शुरू करेगा। यहां ट्रायल सफल रहा तो देश के बाकी हिस्सों में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और विदेशी नागरिक राजधानी प्योंगयांग भी जा सकेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या उत्तर कोरिया में शुरू से दूसरे देशों के आम लोगों के जाने पर पाबंदी रही है? तो इसका जवाब ना में है। असल में 5 साल पहले जब पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण फैला था, तब जनवरी 2020 में किम जोंग उन ने अपने देश की सीमाओं को सील करने का फैसला लिया था। यह फैसला अपने देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लिया गया था। लेकिन अब किम जोंग चाहते हैं कि यहां फिर से बाहरी लोग आएं, घूमें फिरें और उत्तर कोरिया के टूरिज्म को बढ़ाएं। रही बात समजियोन शहर से पर्यटन को शुरू करने की, तो चीन की सीमा से लगे शहर में उत्तर कोरिया समाजवादी स्वप्न लोक को बसा रहा है। आप इसे सपनों का संसार कह सकते हैं, जिसके तहत समजियोन को अत्यधिक सभ्य पहाड़ी शहर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। नए अपार्टमेंट, होटल, रिजॉर्ट के अलावा कमर्शियल, कल्चरल और मेडिकल सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। ये विकास कार्य किम जोंग उन की खास निगरानी में हो रहा है। और दुनिया में दिखाने की कोशिश है कि उत्तर कोरिया भी
दूसरे खुली विचारधारा वाले देशों की तरह है और यहां से विदेशी पर्यटकों को दूरी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जैसा दावा किया जा रहा है, क्या उत्तर कोरिया बाहरी लोगों के लिए वैसा ही है? 5 साल पहले तक यहां विदेशी पर्यटकों से कैसा सुलूक होता था? उनके लिए क्या कड़े नियम बनाए गए थे? ये भी सुनिए। नॉर्थ कोरिया में घुसते ही एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटकों से फोन, कैमरा और कंप्यूटर सब कुछ ले लिया जाता था। पर्यटकों के साथ पूरे टाइम एक गाइड और अधिकारी रहते थे। विदेशी पर्यटक किसी भी उत्तर कोरियाई नागरिक से बात नहीं कर सकते थे। उन पर हर वक्त नजर बनी रहती थी। कभी कभी तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब बिना किसी ठोस सबूत के विदेशी नागरिकों से अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन इस बार किम जोंग उन का दावा है कि विदेशी पर्यटकों को यहां घूमने फिरने की पूरी आजादी मिलेगी। हालांकि कितनी आजादी मिलेगी यह वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि किम जोंग का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो इसका जवाब है उत्तर कोरिया की गरीबी और भुखमरी। वर्ल्ड बैंक और गोलकीपर्स के वर्ष 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में गरीबी की दर 71% है। 2 करोड़ 26 लाख की आबादी वाले देश में 1 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया को हाल के वर्षों में गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक देश की लगभग 45% आबादी भुखमरी का शिकार थी। यानी उत्तर कोरिया में लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। किम जोंग उनको अपने लोगों को इस संकट से उबारने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और उन्हें लगता है ये कमी टूरिज्म को बढ़ावा देने से कुछ हद तक दूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।